हेलो दोस्तों हम आज बात करेंगे हम माइस्थीनिया ग्रेविस की। सबसे पहले बात करने वाले हैं माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है। हमारा ऑटो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट। तो क्या होता है, एनएम रिसेप्टर जो होते हैं वो बहुत कम स्टिमुलेट होते हैं, जिससे मसल वीकनेस हो जाती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमें टोसिस दिखाई देता है, यानी ड्रॉपिंग ऑफ आईलेट। तो इसमें क्या होता है, लेवेटर पाल्पेब्रा सुपीरियोरिस जो होती है उसमें पैरालिसिस हो जाता है। लेवेटर पाल्पेब्रा सुपीरियोरिस का पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि लेवेटर पाल्पेब्रा सुपीरियोरिस में एलिवेशन नहीं हो पाता है। दूसरा होता है कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस में भी मसल वीकनेस ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, मोर स्टिमुलेट हो जाते हैं एनएम रिसेप्टर। ठीक है, तो अब बात करते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस में और कोलिनर्जिक क्राइसिस में डिफरेंस क्या है। माइस्थीनिया ग्रेविस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में दोनों में मसल वीकनेस होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि माइस्थीनिया ग्रेविस में एनएम रिसेप्टर जो होते हैं वो स्टिमुलेट नहीं हो पाते हैं या बहुत कम स्टिमुलेट होते हैं, जबकि कोलिनर्जिक क्राइसिस जो होता है उसमें एनएम रिसेप्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं, इसलिए दोनों में मसल वीकनेस होती है। अगर हम बात करें एड्रोफोनियम टेस्ट करते हैं हम इसमें। एड्रोफोनियम टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन देते हैं हम उसको, ये एड्रोफोनियम का। एड्रोफोनियम एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होता है, ये 10 मिनट से भी कम काम करता है। तो इसमें दो कंडीशन बनती है। अगर कंडीशन इम्प्रूव हो गई तो इसका मतलब माइस्थीनिया ग्रेविस है, अगर कंडीशन वर्सन हो गई तो इसका मतलब कोलिनर्जिक क्राइसिस है। तो कंडीशन अगर इम्प्रूव हो रही है तो माइस्थीनिया ग्रेविस है, इसका ये कंफर्म हो गया। अगर कंडीशन वर्सन हो रही है तो कोलिनर्जिक क्राइसिस है। तो अगर बात करें हम माइस्थीनिया ग्रेविस की, तो माइस्थीनिया ग्रेविस की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जब माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम उसको देते हैं पायरिडोस्टिग्मिन या फिर नियोस्टिग्मिन, पर उसके साथ ही देते हैं हम एट्रोपिन। पायरिडोस्टिग्मिन क्या करता है, पायरिडोस्टिग्मिन एक लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है, तो ये इजीली हमारी मेम्ब्रेन जो होती है उसको क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, जब पायरिडोस्टिग्मिन लिपिड सोल्यूबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है तो ये ब्रेन में भी जाएगा, और ये हमारा आउटसाइड है तो वहाँ भी जाएगा, ब्रेन में जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन में जाएगा, वहाँ एसिटाइलकोलिन बढ़ाएगा। और जो हमारा ये है आउटसाइड में, तो यहाँ पे भी हमारा ऐसे यह एसिटाइलकोलिन बढ़ाएगा। जब यहाँ पर एसिटाइलकोलिन बढ़ाएगा तो M1 M2 M3 रिसेप्टर जो होंगे इनको भी क्या करेगा, यहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएगा। जब ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, जब M1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। M2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जब M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, हमारा सिक्रेशन बढ़ जाएगा, हमारा यूरिनरी आउटफ्लो बढ़ जाएगा हमारा, और हमारा म्यूसिस हो जाएगा, ये सब काउज करेगा। अगर हम एट्रोपिन इसके साथ देते हैं तो क्या करता है, मस्कुरिनिक रिसेप्टर जो होते हैं ये उनको ब्लॉक कर देता है। जब मस्कुरिनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारे पेरीफेरी के जो भी होंगे, पेरीफेरी के, वो हमारे काम नहीं करेंगे। लेकिन जब ये हमारा जो पायरिडोस्टिग्मिन है, एसिटाइलकोलिन है, ये एनएम रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करेगा। जब एनएम रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा वो होता है ना टोसिस, वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि लेवेटर पाल्पेब्रा सुपीरियोरिस में एलिवेशन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरा कोबरा बाइट की। तो कोबरा बाइट में क्या होता है, इसमें भी जो उसका वेनम होता है वो क्या करता है, वो एनएम रिसेप्टर जो होते हैं ना ये उनको ब्लॉक कर देता है। जब एनएम रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो ये क्या है, मसल वीकनेस काउज करते हैं। मसल वीकनेस होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नियोस्टिग्मिन देते हैं। नियोस्टिग्मिन के साथ हम एट्रोपिन भी देते हैं। नियोस्टिग्मिन क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को बढ़ा देता है, जबकि एट्रोपिन क्या करता है, मस्कुरिनिक रिसेप्टर जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। तो कोबरा बाइट की अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारा एंटीवेनम ही होता है। जबकि दूसरा होता है हमारा रिवर्सल ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ब्लोकर। तो इसमें क्या होता है, जब हम सर्जरी करते हैं किसी बंदे की, जब हम सर्जरी करते हैं किसी पेशेंट की, तो उसमें एनएम रिसेप्टर जो होते हैं उसके हम ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि हम उसको पानकुरेनियम देते हैं, जिससे मसल क्या होता है, रिलैक्स हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम सर्जरी जैसे ही हमारी ख़त्म होती है तो अब हमें ये तो नहीं कि हमें वो पूरा दिन उसकी मसल रिलैक्सेशन ही चाहिए पानकुरेनियम, तो पानकुरेनियम देने के बाद मसल रिलैक्सेशन हो जाए तो इसको पानकुरेनियम के एक्शन को ख़त्म करने के लिए तो हम उसको क्या करते हैं, नियोस्टिग्मिन देते हैं। नियोस्टिग्मिन देते हैं। अब ये बताओ, नियोस्टिग्मिन देंगे तो क्या एट्रोपिन भी देंगे? हाँ, एट्रोपिन भी देंगे। एट्रोपिन इसलिए देंगे क्योंकि हमें जो हमारे मस्कुरिनिक रिसेप्टर हैं वो हमारे ब्लॉक ही रहें, और जो हमारा नियोस्टिग्मिन है वो एसिटाइलकोलिन बढ़ा दें, कहाँ पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, जिससे मसल जो होंगी मसल काम करने लगेंगी। ठीक है, तो मसल काम करने लगेंगी। फिर हम अगला बात करते हैं
हाँ, अगला बात करते हैं हमारे, जैसे कि हमारे ये हो गए पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी हो गई हमारी, जैसे कि हमारा पैरालाइटिक इलियस हो गया और यूरिनरी रिटेंशन हो गया। ये हो गया पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी की बात करते हैं। तो जैसे कि हम पैरालाइसिस इलियस की बात करते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले तो बात याद रखनी है कि जो हमारा इलियम होता है और यूरिनरी ब्लैडर होता है उस पर M3 रिसेप्टर होते हैं। जो इलियम होता है उस पर M3 रिसेप्टर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर पे भी M3 रिसेप्टर होते हैं। लेकिन जो हमारा जैसे सर्जरी करते हैं हम तो इलियम की, तो उसका क्या करते हैं जो हमारा पेशेंट होता है उसको खाने पीने को कुछ नहीं देते हैं, या इसको बोलते हैं नील पर ओरल, उसको नील पर ओरल रखा जाता है। जैसे हम उसकी सर्जरी करने के बाद हम उसको नियोस्टिग्मीन देते हैं। नियोस्टिग्मीन क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन को बढ़ा देगी। जब एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा तो हमारे M3 रिसेप्टर जो होंगे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इलियम काम करने लगेगा और हम उसको फूड दे सकते हैं। उसके बाद वो खाना वाना खा सकता है। अगर बात करते हैं हम यूरिनरी रिटेंशन की, यूरिनरी ब्लैडर पे भी M3 रिसेप्टर होते हैं। जैसे ही सर्जरी खत्म होती है तो हम उसको नियोस्टिग्मीन देते हैं, जिससे M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। M3 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन को बढ़ाएंगे तो यूरिनरी रिटेंशन आसानी से हो जाता है, तो यूरिनरी रिटेंशन भी हो जाता है। फिर हम बात करते हैं, हम इसकी एक समरी की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा कोलिनर्जिक ये होते हैं ना, तो इन कोलिनर्जिक में क्या होता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स में क्या होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, मस्कुरेनिक रिसेप्टर होते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर में निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्कुरेनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर जो होते हैं उन्हें कहाँ स्टिमुलेट करने की ज़रूरत होती है, निकोटिनिक रिसेप्टर को हमें मास्थेनिया ग्रेविस में स्टिमुलेट करने की ज़रूरत होती है, कोब्रा बाइट में स्टिमुलेट करने की ज़रूरत होती है, और रिवर्सल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में हमें इनकी ज़रूरत होती है। जबकि हम मस्कुलिन रिसेप्टर में कहाँ स्टिमुलेट करने की ज़रूरत होती है, जो हमारा पोस्ट ऑपरेटिव पैरा इलियटिक जो हमारे इलियस होता है तो, और पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन, उनमें M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने की ज़रूरत होती है। अगर हम निकोटिनिक की बात करें, मास्थेनिया ग्रेविस, कोब्रा बाइट और रिवर्सल ऑफ NM ब्लॉकर, उसमें क्या होता है, जो हमारा नियोस्टिग्मीन होता है उसके साथ हम एट्रोपिन देते हैं, क्योंकि हमें मस्कुलिन रिसेप्टर नहीं चाहिए। जबकि इसमें मस्कुलिनिक में हमें M3